यूक्रेन में जेलेंस्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी चल रही है, जो अप्रत्याशित है। ये सारी समस्याएं ड्राफ्ट कानून नंबर 12414 की वजह से हैं। एक कानून जो कुछ घंटे पहले ही यूक्रेनी संसद में 263 बनाम 13 वोटों से पास हुआ है। इस कानून के अनुसार यूक्रेन की 2 स्वतंत्र भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियां, नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो नाबू और स्पेशलाइज्ड एंटी करप्शन प्रोसिक्यूटर ऑफिस सेपो, अब यूक्रेनी सरकार के अधिकार में आ गई हैं। यूक्रेन की स्वतंत्रता के बाद से सरकारी भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या रहा है, जिसके कारण 2014 में मैदान क्रांति हुई थी और ये एजेंसियां उसी क्रांति के बाद स्थापित की गई थीं ताकि यूक्रेनी सरकार और यूक्रेनी अधिकारी कम से कम भ्रष्ट हों। और यही वजह है कि यूक्रेनी नागरिक और यूक्रेनी सैनिक बहुत बहुत गुस्से में हैं। यदि सरकार ही किसी एजेंसी की निगरानी करती है तो वह एजेंसी सरकार में भ्रष्टाचार पर कैसे नजर रख सकती है। नए कानून के तहत शुरू से स्वतंत्र रही एजेंसियों की स्थिति बदल सकती है। जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस बिल को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की के हस्ताक्षर की अभी भी आवश्यकता है। ऐसा हो सकता है, परंतु ये कानून जेलेंस्की प्रशासन द्वारा प्रस्तावित होने के कारण अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कीव के केंद्र में विरोध प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक आह्वान किए जा रहे हैं जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो रूस के पूर्ण आक्रमण के बाद यह यूक्रेनी सरकार के खिलाफ पहला विरोध प्रदर्शन होगा। नागरिकों के साथ साथ सैनिक भी आज रात राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन की मांग कर रहे हैं, जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है। तो चलिए जानते हैं कि ये बिल असल में था क्या, ये क्या छीन रहा है और यूक्रेन के लोग इतने नाराज क्यों हैं। कुछ लोग कमेंट्स में कहते हैं कि जब मैं रूसी बॉट्स द्वारा हमारे वीडियो को नापसंद किए जाने की बात करता हूं तो मैं सिर्फ ज़्यादा लाइक्स पाने के लिए झूठ बोलता हूं। गूगल ने पुष्टि की है कि चीन और रूस दोनों यूट्यूब पर राज्य प्रायोजित प्रोपेगेंडा अभियान चलाते हैं और हाल ही में यूट्यूब को 11,000 चैनल्स हटाने पड़े जो चीनी सरकार और रूसी सरकार द्वारा फंडेड थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जब हम कहते हैं कि सरकारें विदेशी जनता को क्या दिखे, इसे नियंत्रित करने के लिए करोड़ों अगर अरबों नहीं तो डॉलर खर्च कर रही हैं, तो हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। इसलिए आपकी सहायता अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप बस 1 सेकंड निकालकर नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दें तो यह वाकई में इस वीडियो की बहुत मदद करता है। देवाना के ट्वीट से यूक्रेन की वर्तमान स्थिति और इसके महत्व का विस्तार से वर्णन मिलता है। तो चलिए इसमें गहराई से चलते हैं। इनमें से कुछ बातें आपको परेशान कर सकती हैं, खासकर अगर आप व्यक्तित्व पूजा में फंस गए हैं और जेलेंस्की को एक हीरो के रूप में देखते हैं। परंतु ये रूसी प्रोपेगेंडा नहीं है। ये रिपोर्टें यूक्रेनी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मीडिया में भी उपलब्ध हैं। G7 और यूरोपियन यूनियन ने इन घटनाओं पर पहले ही प्रतिक्रिया दे दी है। यदि आप निश्चित नहीं हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछ सकते हैं। सबसे पहली बात, यूक्रेन का लक्ष्य यूरोपियन यूनियन में शामिल होना है और उसे सदस्यता से पहले कुछ कार्य पूरे करने के लिए दिए गए थे। इसमें नए कानून बनाने और संस्थान स्थापित करने के लिए एक लंबी सूची शामिल थी। भ्रष्टाचार विरोधी सुधार के तहत यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन की मांग पर नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो यानी नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो, स्पेशलाइज्ड एंटी करप्शन प्रोसिक्यूटर ऑफिस यानी स्पेशलाइज्ड एंटी करप्शन प्रोसिक्यूटर ऑफिस और ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी यानी यूक्रेन का इकोनॉमिक सिक्योरिटी ब्यूरो बनाया। उनका काम विशेष बल इकाई, भ्रष्टाचार विरोधी जासूस और आर्थिक अधिकारियों जैसा था। यूरोपियन यूनियन ने इन संस्थाओं को सरकार से स्वतंत्र रखने और उनके नेतृत्व का चयन पारदर्शी व निष्पक्ष प्रतियोगिता द्वारा करने, न कि राजनीतिक नियुक्तियों से करने की शर्त रखी थी। अब यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिल का निशाना ठीक इसी पर है। ये संस्थाएं भ्रष्टाचार विरोधी पत्रकारों और एंटी करप्शन एक्शन सेंटर भिपसेनफो जैसे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करने लगी हैं। यूक्रेन में भ्रष्टाचार आम नागरिकों में नहीं बल्कि सरकार में केंद्रित है। जांचें स्वाभाविक रूप से अधिकारियों, कस्टम अधिकारियों और मंत्रालयों पर केंद्रित हो गईं। उन्होंने राष्ट्रपति कार्यालय के अंदर आंद्रिय यारमार्क के नेतृत्व में कथित भ्रष्टाचार का खुलासा किया। चलिए यहीं रुकते हैं क्योंकि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति है।
यारमार्क यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ और नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल के एक प्रमुख सदस्य हैं। वे जेलेंस्की के दाहिने हाथ के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जिन्हें मीडिया में कई लोग राष्ट्रपति जेलेंस्की के बाद यूक्रेन का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मानते हैं। 2022 के आक्रमण के बाद से वे साथ ही रहे हैं, युद्धकालीन बंकरों में एक साथ रहे, फ्रंट लाइन दौरों पर साथ दिखे और शांति पहल पर मिलकर काम किया। अब वे वास्तव में कई बार आधिकारिक दौरों पर संयुक्त राज्य अमेरिका जा चुके हैं और कभी कभी अकेले भी आते रहे हैं। वह जेलेंस्की के साथ नहीं थे, जिसके कारण उनके इर्द गिर्द खासकर वॉशिंगटन में कुछ विवाद है। वॉशिंगटन में कई लोग उन्हें सिर्फ चीफ ऑफ स्टाफ नहीं बल्कि बहुत ताकतवर मानते हैं। वह विदेश नीति, खुफिया समन्वय, न्यायिक नियुक्ति और मीडिया की कहानियों तक को नियंत्रित करते हैं। इसलिए कई अमेरिकी राजनयिकों को चिंता है कि अधिकांश निर्णय एक गैर निर्वाचित अधिकारी द्वारा नियंत्रित हैं, जो लोकतंत्र में विशेषकर युद्ध के दौरान जोखिम भरा हो सकता है। अब जबकि आप जानते हैं कि यह व्यक्ति कौन है और कितना महत्वपूर्ण है, चलिए उस रिपोर्ट पर लौटते हैं। यरमार्क ने डिप्टीज पर दोष लगाकर खुद को बेकसूर ठहराया, लेकिन बाद में भ्रष्टाचार उजागर हो गया। भ्रष्टाचार के खुलासे हुए जो सीधे रक्षा मंत्री रेजनिकोव से जुड़े थे, उन्होंने इस्तीफा दिया पर सजा से बच गए। डिप्टी पीएम चेरनसोव से जुड़े एक और घोटाले में वे विदेश में उजागर होने के बाद यूक्रेन लौटने से इनकार कर रहे थे, जब तक जेलेंस्की ने उन्हें मनाकर वापस नहीं बुलाया। उन्होंने न सिर्फ आरोपों से बचाव किया, बल्कि हैरानी की बात है कि अपनी पोस्ट भी बरकरार रखी। तीसरे, यूक्रेन के आर्थिक सुरक्षा ब्यूरो की प्रतियोगिता में युद्ध के अनुभवी अलेक्जेंडर ने जीत हासिल की। सरकार के पास उनकी नियुक्ति अस्वीकार करने का कोई वैध अधिकार नहीं था। ईयू ने उम्मीदवारों का चयन किया और यूक्रेन में मतदान स्वतंत्र था। मंत्रिमंडल का एकमात्र कार्य विजेता की आधिकारिक नियुक्ति करना था, लेकिन जेलेंस्की ने स्वतंत्र युद्ध अनुभवी को राष्ट्रपति कार्यालय से जुड़े वफादार उम्मीदवार से बदलने का अनुरोध किया। आयोग ने इनकार कर दिया। जेलेंस्की के आदेश पर कैबिनेट ने यूक्रेनी कानून तोड़ा और विजेता की नियुक्ति ठुकरा दी। उनके पिता, जिन्होंने बचपन में उन्हें त्याग दिया था, कथित रूप से रूसी नागरिक हैं। विजेता उनसे बातचीत नहीं करते और मानते हैं कि उनके पिता वास्तव में यूक्रेनी नागरिक हैं, क्योंकि वे यूक्रेन में निवास करते हैं। यह मामला बेतुका है, विशेषकर क्योंकि प्रतियोगिता से पहले एसबीयू ने उनकी जांच में कोई समस्या नहीं पाई थी। जनरल स्क्रिट्स्की का पूरा परिवार रूस में रहकर पुतिन का समर्थन करता है। राष्ट्रपति सलाहकार का भाई रूस में रहकर पुतिन का समर्थन करता है। फिर भी उन्हें राज्य के गोपनीय दस्तावेजों तक पूर्ण पहुंच प्राप्त है। जेलेंस्की ने फिर भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई केंद्र के प्रमुख विताली साबुनिन के खिलाफ राजनीतिक उत्पीड़न शुरू कर दिया। फाइनेंशियल टाइम्स की एक दिलचस्प रिपोर्ट के साथ हम इस विषय पर जल्द ही वापस आएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उसकी सैन्य इकाई, जो एक गोपनीय रणनीतिक सुविधा है, के साथ साथ उसकी पत्नी और बच्चों के घर पर, जहां वह वर्षों से नहीं गया था, बिना किसी अदालत वारंट के तलाशी ली गई। शहीद पायलट हीरो की मां भी इस उत्पीड़न का शिकार हुई। इस उत्पीड़न का आधिकारिक कारण क्या था? साबुन ने सरकारी वाहन का उपयोग व्यावसायिक यात्रा के लिए किया, जो अनुमत और वैध है। यूक्रेन के प्रमुख मीडिया आउटलेट्स और नागरिक संगठनों ने छापों की निंदा की और चेताया कि यूक्रेन अधिनायकवादी शासन जैसा दिखने लगा है। पश्चिमी सरकारों ने इस मुद्दे को नजरअंदाज किया। हालांकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जैसे गार्जियन ने इस दमन पर रिपोर्ट की। ध्यान दें मित्रों, यह सब कुछ दिन पहले हुआ था और कुछ ही दिनों बाद वे भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों और संगठनों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर रहे हैं। हालात बहुत खराब हैं और हम इस पर जल्द ही चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आइए रिपोर्ट जारी रखते हैं। कुछ दिनों बाद नाबू और सापो पर एक साथ 70 छापे मारे गए, वो भी पुनः अवैध तरीके से, बिना किसी अदालती वारंट के। अनौपचारिक रूप से कहा गया कि वे एक रूसी एजेंट की तलाश में थे, जिसने एक फेडरलनया स्लुजबा बेजोपासनोस्ती अधिकारी और एक पूर्व सांसद को यूक्रेन से भागने में सहायता की थी। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार ये तलाशी 3-4 साल पुराने एक कार दुर्घटना के बारे में थी, जिसमें नाबू के कर्मचारी ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया था। असल वजह, नाबू ने जेलेंस्की के कॉमेडी दिनों के पूर्व बॉस पर जांच शुरू की थी, जो ओलिगार्क कोमोस्की के करीबी सहयोगी के साथ यूक्रेन छोड़कर चले गए थे। वही कोमोस्की जिसने जेलेंस्की को सत्ता में लाया था
और अब जेल में है। नाबू एसबीयू के अंदर रूसी एजेंटों का भी नियमित रूप से पर्दाफाश करता है। दरअसल आज ही एक और एजेंट पकड़ा गया। ये छापे एसबीयू ने जेलेंस्की के सीधे आदेश पर मारे थे। उन्होंने दावा किया कि नाबू के अंदर एक रूसी एजेंट मिला है। यह आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि रूसी एजेंट हर जगह हैं। परंतु या घटने ने अंतर्राष्ट्रीय पातळीवर विरोध निर्माण केला। कल रात G7 ने नाबू और सापो के उत्पीड़न को लेकर यूक्रेनी सरकार की आलोचना की और एक आपात बैठक की मांग की। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने यूक्रेन में एक नरम संदेश पोस्ट किया जिसमें कहा गया कि यूक्रेन ने कई भ्रष्टाचार विरोधी सुधार लागू किए हैं और सरकार से इन्हें नष्ट न करने का आग्रह किया। आज जेलेंस्की ने संसद में एक मसौदा कानून पेश किया जो दोनों एजेंसियों की स्वतंत्रता खत्म करके उन्हें सीधे अभियोजक जनरल के अधीन करने का प्रस्ताव देता है। इसका अर्थ है कि वे अब सरकारी भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर पाएंगे और अभियोजक जनरल किसी भी मामले को आदेश द्वारा समाप्त कर सकता है। सरकार के भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण ये संस्थाएं प्रभावी रूप से समाप्त हो जाएंगी। जेलेंस्की द्वारा नियुक्त अभियोजक जनरल ईमानदारी की परीक्षा में फेल हुए और पहले लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से वे सामान्य अभियोजक बनने योग्य नहीं थे। उनकी नियुक्ति पहला घोटाला था जिसने ये सब शुरू किया था। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं और यूक्रेनी नागरिक समाज समूहों ने चेतावनी दी है कि इस कानून को पास करने से यूक्रेन की यूरोपीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया, वीजा फ्री सिस्टम और यूरोपीय संघ के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि जेलेंस्की के सांसद, जिनके पास संसद में बहुमत है और कानून पास करने के लिए किसी अन्य गुट की आवश्यकता नहीं है, नहीं रुके। कानून पास हो गया। संसद का मंच ब्लॉक करने से भी मदद नहीं मिली। संसद अध्यक्ष को जेलेंस्की के बिल को एजेंडा में रखने के कारण प्रक्रिया उल्लंघन के आरोप में हटाने की कोशिशें विफल रहीं। रूस को जो वह चाहता था वही मिला, जो वास्तव में दुखद है। मैं नहीं जानता क्यों हंस रहा हूं, लेकिन असल समस्या है कि सरकार या जेलेंस्की की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। जैसे कि कोई तर्क ही नहीं है कि इस कानून को क्यों पास करना है, यह बिल कानून क्यों बनना चाहिए। दुर्भाग्य से यूक्रेन पर भी अब जॉर्जिया जैसे प्रतिबंध लगने की आशंका है। मुझे उम्मीद है कि हमारी यूरोपीय संघ की सदस्यता और वीजा फ्री व्यवस्था रद्द नहीं होगी, लेकिन निलंबन का खतरा अधिक है। आज जेलेंस्की, उनकी सरकार और सांसदों ने संसद में मैदान क्रांति यूक्रेन और सभी यूक्रेन वासियों से वही विश्वासघात किया जो रूस यानुकोविच के जरिए करने की कोशिश कर रहा था। अब ये राष्ट्रपति थे यानुकोव 2014 की क्रांति से पहले। इस पूरी स्थिति को और भी खराब बना देता है इसका समय। ट्रंप ने $10 अरब की सहायता को मंजूरी दी है। अमेरिका की यूक्रेन को लेकर धारणा बदल रही है और रूस पर अधिक दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा $10 अरब फ्रंट लाइन के लिए निर्धारित थे। अब इसके कारण हमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा युद्ध की शुरुआत से ही रूसी प्रचारक चिल्ला रहे हैं कि यूक्रेन कितना भ्रष्ट है। और हमारे पास यूक्रेन से विशेषज्ञ इस चैनल पर, हमारे पॉडकास्ट पर आए हैं और समझाया है। हाँ, ये सच है, यूक्रेन एक भ्रष्ट देश है, लेकिन हम इन सभी भ्रष्टाचारों को एजेंसियों की मदद से पकड़ पा रहे हैं। सरकार में बहुत से भ्रष्ट लोगों द्वारा थोड़ी सी सहायता चुराई गई थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। जब मैं थोड़ी सी मात्रा कहता हूं तो मेरा मतलब एक छोटा प्रतिशत था, लेकिन फिर भी लगभग 40-50 मिलियन डॉलर चुराए गए थे। इन एजेंसियों ने उन्हें पकड़ा और इससे हमें इसके बारे में पता चला। अब जब ये एजेंसियां सरकार के नियंत्रण में हैं, तो रूसी प्रचारकों के पास अपनी बातों को बढ़ाने की और भी ताकत है। यूरोप ने ओवल ऑफिस की नाकामी के बाद जेलेंस्की के रिश्ते को टूटने से बचाने में मदद की। कीव की इस गलती से यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। ये यूक्रेन वासियों की यूरोपीय संघ की उम्मीदों के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बयान हमें जर्मन विदेश कार्यालय से मिला है। यूक्रेन की भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं की स्वतंत्रता और मजबूती हाल के वर्षों में सुधार प्रयासों की कुंजी रही है। यूक्रेन की प्रगति का मूल्यांकन जारी रहेगा। यूक्रेन के साथ खड़े रहें। यह G7 राजदूतों के बयान के जवाब में था, जिसमें यह कहा गया था, G7 नाबू में हुई घटनाओं पर करीबी नजर रख रहा है, जिसमें कई कर्मचारियों के कथित अपराधों की जांच भी शामिल है। हमने नाबू से मुलाकात की और हम गंभीर चिंतित हैं।
हम इस घटनाक्रम पर सरकार के नेताओं से चर्चा करेंगे। हम सभी पारदर्शिता, स्वतंत्र संस्थानों और अच्छी सरकारों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हम यूक्रेन में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी साझेदारी को महत्व देते हैं।